हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ज्ञान में जीवन में। रात 8 बजे जो हमारी प्रैक्टिस सेट सीरीज चलती है, आज उसका देखेंगे भाग 12, जिसके तहत हम लोग सामान्य ज्ञान के लगभग महत्वपूर्ण 5000 प्रश्न देखने वाले हैं सब्जेक्टिव वाइज। इससे पहले हमारे 11 भाग आ चुके हैं, आप ज़रूर देखें। यूके ट्रिपल एस सी किसी भी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं सवाल, और बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको कराए जा रहे हैं। तो ये हमारे आगामी वीडियो वीपीडीओ कनिष्ठ सहायक, पटवारी लेखपाल, यूकेपीएससी, एसएससी, आरआरबी, कोई भी परीक्षा जहां जीएस के सवाल पूछे जाते हैं, जहां इतिहास से रिलेटेड सवाल आने वाले हैं, वहां के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज भी हमारा टॉपिक है प्राचीन भारत के अंतर्गत वैदिक सभ्यता। आज हम महत्वपूर्ण 60 सवाल देखेंगे, तो बहुत ध्यानपूर्वक आप लोग जरूर जवाब दें। इससे पहले हमारा जिला दर्शन के तहत चंपावत आया था। अगला लेक्चर जो हमारा होगा वो हमारा जिला से रिलेटेड होगा, जिसमें हम कुमाऊं का 5वां जिला यानी उधमसिंह नगर देखेंगे। तो उसकी तैयारी करके आए सभी लोग। तो स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। तो पहला सवाल है, पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? पहला सवाल है, पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो पहला ऑप्शन है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक, या इनमें से कोई नहीं। ईसा पूर्व माने ईसा मसीह के जन्म से भी पहले। ऋग्वैदिक संस्कृति का समय काल बताइए। काफी महत्वपूर्ण सवाल है, तुरंत जवाब दें सभी लोग। अब एग्जाम कैलेंडर आ भी गए हैं, आप लोगों को जरूर पता होगा, तो अपनी तैयारी को और आगे बढ़ाएं, रिवीजन पे ध्यान दें, टाइम वेस्ट न करें, नए सवालों के चक्कर में अपनी पुरानी तैयारी को बिल्कुल भी खराब न करें। जो चीज़ें आप पढ़ चुके हैं उन्हें बार बार पढ़िए, रिवाइज करिए, प्रैक्टिस सेट लगाइए, और पुराने पेपर ज़रूर देखें। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऋग्वैदिक काल का या संस्कृति का टाइम पीरियड है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। सभी लोग तुरंत जवाब दें। अगले सवाल पे चलते हैं। उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? हमारे ऑप्शन है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक, या इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ये भी। उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? परीक्षाओं के कैलेंडर आ चुके हैं, तो आप लोग डिटेल पढ़ाई पर बिल्कुल न जाएं। जीएस के लिए ल्यूसेंट बुक ज़रूर पढ़ें, उत्तराखंड के लिए परीक्षावाणी और हिंदी के लिए ल्यूसेंट वाली बुक ज़रूर देखें। ये जो मैं प्रश्न करा रहा हूँ वो हमारी ल्यूसेंट की एमसीक्यू वाली पुस्तक है, जिसमें चैप्टर वाइज प्रश्न दे रखे हैं। तो प्रश्नों के माध्यम से आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छा कर सकते हैं। उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। 600 ईसा पूर्व। अगले सवाल पे चलते हैं, ये भी काफी महत्वपूर्ण सवाल है। आर्य शब्द का अर्थ बताइए। वीर या योद्धा, श्रेष्ठ या कुलीन, यज्ञकर्ता या पुरोहित, या फाइनल ऑप्शन है विद्वान। आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन हमारे यूपीपीसीएस 2009 में पूछा गया सवाल है, तो हमारी परीक्षाओं के लिए भी काफी महत्वपूर्ण होने वाला है ये। तो आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ बताइए। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ बताइए। तुरंत जवाब दें सभी लोग। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ, तो राइट आंसर है इसका श्रेष्ठ या कुलीन, यानी बेस्ट भी कह सकते हैं इनको। अगले सवाल पे चलते हैं, आज के चौथे सवाल पे। प्रारंभिक आर्यों के बारे में से निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन है हमारे, वे संस्कृत बोलने वाले थे, वे घुड़सवारी किया करते थे, वे कई झुंडों में भारत पहुंचे, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। हमें बताना है कि कौन सा कथन या कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर
रॉन्ग है यानी गलत है। तो तुरंत जवाब दे सभी लोग। प्रारंभिक आर्यों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? इसके बाद जो जीएस में यानी हमारा जो भाग 13वां आएगा, प्राचीन भारत के अंतर्गत हम महाजनपद काल देखेंगे, तो उसको ज़रूर पढ़ के आएँ सभी लोग, हमारे सिलेबस में भी मेंशन है ये। और महाजनपद काल के बाद हम देखने वाले हैं अपना जैसे जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इनसे रिलेटेड सवाल। तो चौथे क्वेश्चन का राइट आंसर है वे मुख्यतः जब नगरों में निवास करते थे। ये बिल्कुल गलत जवाब है, क्योंकि जो वैदिक सभ्यता थी ये ग्रामीण सभ्यता थी, ये ज़रूर ध्यान दें। जैसे हमने देखा था पिछले प्रैक्टिस सेट में, सिंधुकालीन जो सभ्यता थी वो नगरीय सभ्यता थी, तो इसी वजह से उनका मुख्य पेशा व्यापार था। अगले सवाल पे चलते हैं, आज के 5वें सवाल पे। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? आप देख सकते हैं एसएससी की परीक्षाओं में पूछा गया सवाल है। वैदिक काल के लोगों का कौन से फसल का ज्ञान नहीं था? हमारे ऑप्शन है जौ, गेहूं, चावल या तंबाकू। वैदिक काल में किस फसल का ज्ञान नहीं था? तुरंत जवाब दे सभी लोग, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है ये, आप देख भी सकते हैं। यहाँ जितने भी सवाल हम प्रैक्टिस सेट के तहत लगाते हैं, ये सारे सवाल किसी न किसी परीक्षा में ज़रूर पूछे गए हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तंबाकू। तंबाकू से अनभिज्ञ थे वैदिक कालीन लोग। अगले सवाल पे, आज के 6th क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? महत्वपूर्ण सवाल है। यजमान, श्रमण, अथर्वन या श्रेष्ठिन। आप देख सकते हैं सवाल हमारे एसएससी एमटीएस में पूछा गया सवाल है, एसएससी मैट्रिकुलेशन यानी एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया सवाल है 2000 में। वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? आज का 6ठा सवाल है हमारा। 4 ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं अपने सामने, यजमान, श्रमण, अथर्वन या श्रेष्ठिन। तो इसका राइट आंसर होने वाला है, 6ठे क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, श्रमण। श्रमण। अगले सवाल पे चलते हैं, आज के 7वें सवाल पे। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है, हमारे ऑप्शन है शतपथ ब्राह्मण, अथर्ववेद, शुल्ब सूत्र या छांदोग्य उपनिषद। हमारी परीक्षाओं के लिए हिंदी और उत्तराखंडी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, तो इसी वजह से सब्जेक्ट जीएस के सब्जेक्ट ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ाए जा रहे हैं आपको। अभी कुछ दिनों में हिंदी की कक्षाएं भी पढ़ाऊंगा मैं। उत्तराखंड की जितनी भी कक्षाएं हमने करा रखी हैं, जो भी हमारे प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, उनको ज़रूर देखें, बहुत फ़ायदा होने वाला है आपको। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है, हमारे 4 ऑप्शन हैं, तुरंत जवाब दें सभी लोग। तो इसका राइट आंसर होगा 4 ऑप्शन में। तो 7वें क्वेश्चन का राइट आंसर है वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है शुल्ब सूत्र। शुल्ब सूत्र। अगले सवाल पे चलते हैं, आज के 8वें सवाल पे। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में जानकारी दी गई है? हमारे ऑप्शन है ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद या सामवेद। 8वां क्वेश्चन है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति माने कल्चर की जानकारी दी गई है? महत्वपूर्ण सवाल है भी, आप देख सकते हैं एसएससी ग्रेजुएशन की परीक्षाओं में पूछा गया, यानी एसएससी सीजीएल की परीक्षाओं में पूछा गया सवाल है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद। अगले सवाल पे चलते हैं, हमारे आज के 9वें सवाल में। निम्न में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? हमारे ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है वेद, ब्राह्मण, आरण्यक या उपनिषद। अगला है वेद, उपनिषद, ब्राह्मण या आरण्यक। तीसरा ऑप्शन है उपनिषद, वेद, ब्राह्मण या आरण्यक। और चौथा ऑप्शन हमारा वेद, आरण्यक,
ब्राह्मण या उपनिषद? महत्वपूर्ण सवाल है ये भी। उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है ये बताना हमने। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वेद। वेदों के बाद ब्राह्मण, ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं इन्हें। फिर है आरण्य ग्रंथ। आरण्य ग्रंथ वे ग्रंथ जो जंगलों में लिखे गए। और उपनिषद, उसके बाद लिखे गए उपनिषद। अगर किसी को ये पता है उपनिषदों की संख्या कितनी है तो ज़रूर लिख के बताएं, ये भी महत्वपूर्ण सवाल है। तो आज के 10वें सवाल पे चलते हैं। वेदों की संख्या कितनी है? 2, 3, 4 या 5? वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 4। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ध्यान दें सभी लोग। अगले सवाल पे चलते हैं। निम्न में से, ये भी महत्वपूर्ण सवाल है काफी, निम्न में से कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। दूसरा ऑप्शन है ऋग्वेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद। तीसरा ऑप्शन है ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और चौथा ऑप्शन है यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। यानी किन 3 वेदों को इनमें से त्रयी या वेद त्रयी कहते हैं? ये भी काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो 11वें क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। इन तीनों को संयुक्त रूप से वेद त्रयी भी कहा जाता है। अगले सवाल पे चलते हैं। ये भी महत्वपूर्ण सवाल है, इंपॉर्टेंट मान के चलें इसे। आप लोग देख भी सकते हैं आरआरबी की परीक्षाओं में और उत्तर प्रदेश पीसीएस की परीक्षा में पूछा गया सवाल है ये। भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले सत्यमेव जयते को किस उपनिषद से लिया गया है? हमारे ऑप्शन है मुंडक उपनिषद, कठ उपनिषद, ईश उपनिषद या बृहदारण्यक उपनिषद। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? महत्वपूर्ण सवाल है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो 12वें क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मुंडक उपनिषद या मुंडकोपनिषद भी कहते हैं इसे। अगले सवाल पे चलते हैं। ये महत्वपूर्ण सवाल है। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय बताइए, या क्या था इनका मुख्य व्यवसाय? तो ऑप्शन है कृषि, पशुपालन, शिक्षा, व्यवसाय। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो तुरंत जवाब दें सभी लोग। आज का 13वां सवाल है हमारा। तो इसका राइट आंसर है पशुपालन। पशुपालन। अगले सवाल पे चलते हैं। महत्वपूर्ण सवाल। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है, किसे कहा जाता है हमने बताना है। हमारे ऑप्शन है ऋग्वेद, उपनिषद, यजुर्वेद या सामवेद। इनमें से किस ग्रंथ को भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है, ये हमने बताना है, या भारतीय संगीत का जनक भी कह सकते हैं इसे। तो 14वां सवाल है हमारा, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ बताइए। तो तुरंत जवाब देते रहेंगे सभी लोग। और इस 14वें क्वेश्चन का राइट आंसर है सामवेद। सामवेद। अगले सवाल पे चलते हैं। आज के 15वें सवाल पे, प्रथम विधि निर्माता कौन है? विधि माने कानून, या इन्हें प्राचीन विधि निर्माता भी कहते हैं। हमारे ऑप्शन है मनु, चाणक्य, चंद्रगुप्त या सेल्यूकस। प्रथम विधि निर्माता कौन है? जल्दी जल्दी जवाब दें सभी लोग। प्रथम विधि निर्माता। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मनु। अगले सवाल पे चलते हैं। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? हमारे ऑप्शन हैं महाभारत, श्रीमद् भगवद गीता, गीत गोविंद या इनमें से कोई नहीं।
कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है, हमने बताना है। 16वां क्वेश्चन है हमारा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, श्रीमद् भगवद गीता। अगले सवाल पे चलते हैं। टाइम बिल्कुल वेस्ट न करें सभी लोग, तुरंत जवाब दें। सेशन पसंद आ रहा है तो कृपया करके इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। 17वें सवाल पे चलते हैं। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? हमारे ऑप्शन है गोधन, भूमि, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? 17वां सवाल है हमारा। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गोधन। 18वें सवाल पे चलते हैं। आप लोग देख भी पा रहे होंगे, सारे सवाल किसी न किसी परीक्षा में ज़रूर पूछे गए हैं, तो इस वजह से हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल है, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार किया गया है? हमारे ऑप्शन हैं 7वें, 8वें, 9वें या 10वें। मंडल माने भाग भी कह सकते हैं इसे। 18वां सवाल है, शूद्र शब्द का उल्लेख पहली बार किस मंडल में हुआ है? तो इसका राइट आंसर है 10वें मंडल पे। 19वें सवाल पे चलते हैं। महत्वपूर्ण सवाल है भी। पुराणों की संख्या कितनी है? हमारे ऑप्शन है 18, 19, 20 या 21। पुराणों की संख्या कितनी है? जैसे विष्णु पुराण, शिव पुराण, मत्स्य पुराण, स्कंद पुराण आपने नाम जरूर सुने होंगे। तो हमने ये बताना है पुराणों की संख्या कितनी है। पुराणों की संख्या कितनी है? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 18। टाइम वेस्ट बिल्कुल न करें, तुरंत जवाब देते रहें सभी लोग। अगले सवाल पे, आज के 20वें सवाल पे चलते हैं। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? यानी किसकी पूजा की जाती थी, हमने बताना है। प्रकृति, पशुपति, देवी माता या त्रिमूर्ति। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना था, हमने ये बताना है। महत्वपूर्ण सवाल है ये भी। तो बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल आते रह रहे हैं, तो इनको नोट डाउन जरूर करें। अगर कोई भी आंसर आपको पता नहीं है तो इसका राइट आंसर है 20वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, प्रकृति यानी नेचर की पूजा किया करते थे इस समय पे लोग। अगले सवाल पे चलते हैं, आज के 21वें सवाल पे। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? हमारे ऑप्शन है इंद्र, अग्नि, वरुण या सोम। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। पुरंदर माने किलों को जीतने वाला। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इंद्रदेव के लिए इसका प्रयोग हुआ है। आज के 22वें सवाल पे चलते हैं। सुल्व सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? सुल्व सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? हमारे ऑप्शन है ज्यामिति यानी ज्योमेट्री, ज्योतिषी एस्ट्रोलॉजी, गणित ये मैथमेटिक्स हो गया, और डी खगोल, खगोल माने एस्ट्रोनॉमी। तो सुल्व सूत्र किस विषय से संबंधित है? आज का 22वां सवाल है, तो सभी लोग तुरंत जवाब जरूर दें। आज का 22वां सवाल है, सुल्व सूत्र किस विषय से संबंधित है? सुल्व सूत्र किस विषय से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ज्योमेट्री या ज्यामिति से संबंधित है। अगले सवाल पे चलते हैं, आज के 23rd क्वेश्चन पे। अस्तो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम
गमय, ये कहाँ से लिया गया है हमने बताना है। उपनिषद, वेदांग, महाकाव्य या पुराण। अस्तो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय, ये जो कथन है ये कहाँ से लिया गया हमने बताना है। तो तुरंत जवाब दें सभी लोग। हमारे ऑप्शन है उपनिषद, वेदांग, महाकाव्य या पुराण। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उपनिषद। 24वें सवाल पे चलते हैं। आज का 24वां सवाल है, आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम कहां बसे थे? सामा तट में, प्राग ज्योतिष में, पंजाब में या पांचाल में। आर्य सर्वप्रथम कहां बसे थे हमने बताना है। भारत में पहली बार कहां बसे थे हमने बताना है। तो इसका राइट आंसर है, बिल्कुल सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर सी, पंजाब। अगर किसी को ये पता है प्राग ज्योतिष किस स्थल को कहा जाता है तो जरूर लिख के बताएं। 25वें सवाल पे चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। तो ऋग्वेद, यानी पहला सूची में है वेद और दूसरी सूची में यज्ञकर्ता। तो ऋग्वेद को ऑप्शन इसमें होता है होत्री दिया है, यजुर्वेद का अधवर्यु दिया है, सामवेद का उद्गाता या उद्गात्र दिया है, अथर्ववेद का ब्रह्मा दिया है। हमने सही जोड़ा पहचानना है। हमारे ऑप्शन ए, बी, सी और डी दे रखा है इन्होंने। तो 25वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। यानी ऋग्वेद के जो यज्ञकर्ता होते हैं उनको होता या होत्री कहते हैं। यजुर्वेद के जो उद्गाता ये यज्ञकर्ता होते हैं उनको अधवर्यु कहते हैं। और तीसरा है सामवेद के जो यज्ञकर्ता होते हैं उन्हें उद्गाता या उद्गात्री कहते हैं। और अथर्ववेद के जो यज्ञकर्ता होते हैं उन्हें ब्रह्मा कहते हैं। काफी महत्वपूर्ण सवाल है। अगले सवाल पे चलते हैं। ये भी महत्वपूर्ण सवाल है। आज का 26वां सवाल, वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है? वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है? ऑप्शन है क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई, क्योंकि वेदों की रचना पुरुषों द्वारा की गई, क्योंकि वेदों की रचना ऋषियों द्वारा की गई, या इनमें से कोई नहीं। 26वां सवाल है आज का, तुरंत जवाब दें सभी लोग। वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है? 26वां सवाल है और इसका राइट आंसर होने वाला है। जिसे भी पता है तुरंत लिख के जरूर बताएं। वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका सही जवाब है ये ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है। देवताओं से ऋषि मुनियों की तरफ आए और ऋषि मुनियों से उनके शिष्यों की तरफ आए। इसी वजह से वेदों को श्रुति भी कहा जाता है, श्रुति। अगले सवाल पे चलते हैं। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन हैं? ऑप्शन है कपिल, अक्षपाद गौतम, उलूक कणद या पतंजलि। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन हैं? आज का 27वां सवाल है। ये भी महत्वपूर्ण सवाल है। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं तो इनके प्रतिपादक कौन है हमने बताना है। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उलूक कणद। उलूक कणद। 28वें सवाल पे चलते हैं। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं। हमारे ऑप्शन है जैमिनी, बादरायण, कपिल या गौतम। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन हैं? यानी ये फिलॉसफी किसने दी है हमने बताना है। तो 28वें क्वेश्चन का राइट आंसर है जैमिनी। अगले सवाल पे चलते हैं। 29वें सवाल पे, वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन हैं? ऑप्शन है जैमिनी, बादरायण, बुद्ध या महावीर। वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन हैं? तुरंत जवाब दें सभी लोग 29वें क्वेश्चन का। वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन
ये भी महत्वपूर्ण सवाल है। इसका राइट आंसर है बादरायण। तो दोनों सवाल में कंफ्यूज बिल्कुल ना हुए। 28वां क्वेश्चन है पूर्व मीमांसा दर्शन। तो इसको दिया है हमारे जैमिनी जी ने, और उत्तर पूर्व मीमांसा दर्शन दिया है जैमिनी जी ने, और उत्तर मीमांसा दर्शन दिया है बादरायण जी ने। दोनों सवाल को बढ़िया से याद कर लें। आज के 30वें सवाल पे चलते हैं। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोमदेव या सोम देवता को समर्पित है? तो ऑप्शन है 7वां मंडल, 8वां मंडल, 9वां मंडल या 10वां मंडल। सोमदेव को कौन सा मंडल समर्पित है? आज का 30वां सवाल है। महत्वपूर्ण सवाल है भी, आप देख भी सकते हैं। ये हमारे बिहार पीसीएस परीक्षा में पूछा गया सवाल है 1998 में, और 1995 में पूछा गया सवाल है। सोम देवता को समर्पित मंडल बताइए। तो 30वें क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 9वां मंडल। अगले सवाल पे चलते हैं। ये भी काफी महत्वपूर्ण सवाल है। 31वें सवाल पे, प्रसिद्ध 10 राज्य युद्ध या 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया है? हमारे ऑप्शन है गंगा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी या परुष्णी। 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया है? महत्वपूर्ण सवाल है ये भी। तो 31वें क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, परुष्णी नदी। आप देख सकते हैं ये सवाल भी हमारे बिहार पीसीएस में पूछा गया सवाल है। तो अगले सवाल पे चलते हैं। आज के 32वें सवाल पे, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? यानी जो टैक्स लगता था उसकी दर क्या है? 1/3, 1/4, 1/6 या 1/8। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? 32वां सवाल है, महत्वपूर्ण सवाल है। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर बताइए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1/6। अगले सवाल पे चलते हैं, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करते हैं। आज का 33वां सवाल, 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है, किस एरा से जुड़ा हुआ है? हमारे ऑप्शन है ब्राह्मण युग, सूत्र युग, रामायण युग या महाभारत युग। 800 ईसा पूर्व माने बिफोर क्राइस्ट। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है? आज का 33rd क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है ये ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है। अगले सवाल पे चलते हैं। आज के 34वें सवाल पे, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, उत्तर गुप्त काल या धर्मशास्त्र के काल में? अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से किस काल में उदित हुई? अछूत की अवधारणा किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? तो 34वां सवाल है, सभी लोग तुरंत जवाब दें। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, धर्मशास्त्र के काल में। अगले सवाल पे चलते हैं। 35वें सवाल पे, एशिया माइनर स्थित बोगाजकोई का महत्व इसलिए है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है हमने बताना है। हमारे ऑप्शन है, वहां जो अभिलोक प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य का उल्लेख मिलता है। दूसरा ऑप्शन है, मध्य एशिया व तिब्बत के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। अगला ऑप्शन है, वेद के मूल ग्रंथ की रचना यहीं हुई थी। और अगला ऑप्शन है, इनमें से कोई नहीं। एशिया माइनर स्थित बोगाजकोई, ये क्यों इंपॉर्टेंट है हमने बताना है। बिहार पीसीएस में पूछा गया और यूपी पीसीएस में पूछा गया सवाल है, आप देख सकते हैं 2016 में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए,
अगले सवाल पे चलते हैं, ये भी महत्वपूर्ण सवाल है। गायत्री मंत्र देवी सावित्री को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है? हमारे ऑप्शन है ऋग्वेद, यजुर्वेद, उपनिषद या भगवत गीता। गायत्री मंत्र किस पुस्तक से संबंधित है? गायत्री मंत्र किस पुस्तक से संबंधित है? 36वां सवाल है आज का हमारा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद। सभी लोग टाइम वेस्ट बिल्कुल न करें, तुरंत जवाब दें। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था, किसने किया था? हमने बताना है। हमारे ऑप्शन है चारवाक ने, गौतम ने, कपिल ने या जैमिनी ने। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था, किसने प्रचारित किया था हमने बताना है। आज का 37वां सवाल है। तो इसका राइट आंसर है गौतम ऋषि ने या गौतम ने। और कपिल मुनि ने, याद रखें, सांख्य दर्शन दिया था। अगले सवाल पे चलते हैं। प्राचीन भारत में निष्क से कौन जाने जाते थे? निष्क शब्द का अर्थ क्या है, ये पूछा जा रहा है यहाँ पर। हमारे ऑप्शन है स्वर्ण आभूषण, गाय, तांबे के सिक्के या चांदी के सिक्के। निष्क शब्द का क्या अर्थ है, हमसे पूछा गया है। आज का 38वां सवाल है निष्क। तो इसका राइट आंसर है स्वर्ण आभूषण, यानी गोल्ड के ऑर्नामेंट या स्वर्ण आभूषण। 39वें सवाल पे चलते हैं आज के। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन हैं? ऑप्शन है हमारे पतंजलि, गौतम, जैमिनी या शंकराचार्य जी। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन हैं, ये हमने बताना है। योग दर्शन के प्रतिपादक बाबा रामदेव का योग आप करते होंगे या देखा होगा आपने, तो आपको जरूर पता होगा इसका आंसर। तो इसका राइट आंसर है पतंजलि। अगले सवाल पे चलते हैं आज के 40वें सवाल पे। उपनिषद पुस्तकें हैं धर्म पर आधारित, योग पर आधारित, विधि यानी कानून पर आधारित या दर्शन पर आधारित। आप देख सकते हैं यूपीपीसीएस में पूछा गया सवाल है ये। हमारे हर लेक्चर का लिंक और पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त हो जाएगी। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम भी हमारे यूट्यूब चैनल के ही जैसे उत्तराखंड ज्ञानविद जीवन है, तो वहाँ भी ज़रूर जाएं। पीडीएफ वहीं से प्राप्त करेंगे आप लोग। और सेशन पसंद आते हैं, हमारा प्रयास पसंद आता है, तो उसको लाइक शेयर ज़रूर करें। उपनिषद पुस्तकें हैं किस पर आधारित है, हमने बताना है। तो इसका राइट आंसर है ये दर्शन पर आधारित, यानी फिलोसॉफी पर आधारित पुस्तकें हैं। अगला सवाल फिर से काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। यहाँ पर हमने मिलान करना है, उनको जोड़ना है, सूची 1 को सूची 2 से। सूची 1 में हमारे सारे वेद दे रखे हैं और सूची 2 में वो किससे रिलेटेड है हमने ये जोड़ना है। जैसे ऋग्वेद के सामने इन्होंने संगीतमय स्रोत दिया है, यजुर्वेद के सामने स्रोत और कर्मकांड दिया है, सामवेद के सामने तंत्र और वशीकरण दिया है और अथर्ववेद के सामने स्रोत और प्रार्थनाएं दी हैं। तो हमने बताना है कि कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही होने वाला है। तो उसका राइट आंसर है 41वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, यानी ऋग्वेद हमारा किससे संबंधित है। अगर ऑप्शन के हिसाब से चले, बहुत ध्यानपूर्वक देखें, ऋग्वेद हमारा संबंधित है स्रोत और प्रार्थनाओं से, ईश्वर की प्रार्थना से रिलेटेड यहाँ पर मंत्र दिए गए हैं। दूसरा ऑप्शन है हमारा यजुर्वेद, हमारा यजुर्वेद संबंधित है स्रोत और कर्मकांड से रिलेटेड, यानी यज्ञ से रिलेटेड है, ये याद रखें सभी लोग। अगला है हमारा सामवेद, हम स्टार्टिंग में देख चुके हैं, भारतीय संगीत का जन्मदाता इसे ही कहते हैं, तो संगीत में स्रोत है यहाँ पर। और अथर्ववेद रिलेटेड है हमारा तंत्र मंत्र और वशीकरण से रिलेटेड। अगले सवाल पे चलते हैं आज के 42वें सवाल पे। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी, यानी किस नदी का सबसे ज्यादा उल्लेख किया गया है, हमने बताना है। आप देख सकते हैं यूपीपीसीएस में पूछा गया सवाल है ये। हमारे ऑप्शन है सिंधु, सतुद्री, सरस्वती या गंगा। यानी किस नदी का सर्वाधिक उल्लेख मिलता है हमारे इनिशियल फेज में, वैदिक साहित्य के इनिशियल फेज में। तो इसका राइट आंसर है सिंधु नदी। अगले सवाल पे चलते हैं। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। उपनिषद काल के राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे, हमने बताना है। हमारे ऑप्शन है काशी, कैकय, पांचाल या विदेह के। विदेह यानी राजा अश्वपति
कहाँ के शासक थे, ये हमने बताना है। तो सभी लोग तुरंत जवाब दें। आज का 43वां सवाल है हमारा, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल। तो इसका राइट आंसर है, ये कैकई के राजा थे। कैकई एक प्रसिद्ध स्थल है। अगले सवाल पे चलते हैं। आज का 44वें सवाल पे, आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? ऑप्शन है हमारे, बृहदारण्यक उपनिषद में, छांदोग्य उपनिषद में, कठोपनिषद में, या केन उपनिषद में। नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में दिया गया है? सभी लोग तुरंत जवाब दें। काफी महत्वपूर्ण सवाल है। अभी कुछ समय पहले हमने एक सवाल देखा था, सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से रिलेटेड था। तो नचिकेता और यम का संवाद रिलेटेड है कठोपनिषद से। 44वें सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगले सवाल पे चलते हैं, आज के 45वें सवाल पे। तो 45वां सवाल है हमारा, वैदिक नदी कुबा या स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? हमारे ऑप्शन है, अफगानिस्तान में, चीनी तुर्किस्तान में, कश्मीर में, या पंजाब में। यूपीपीसीएस 1999 में पूछा गया सवाल है ये। काबुल नदी का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो उसका राइट आंसर है, कहाँ होगा? अफगानिस्तान में होगा। 46वें सवाल पे चलते हैं आज के, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। हमारे ऑप्शन है, मैं कुछ देर पहले आपको ये बता चुका था, पूर्व मीमांसा, सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, या उत्तर मीमांसा। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। कौन सी दार्शनिक प्रणाली उन्होंने दी थी, ये हमने बताना है। आज का हमारा 46वां सवाल है। तो टाइम वेस्ट न करें, तुरंत आंसर दे सभी लोग। तो 46वें क्वेश्चन का राइट आंसर है सांख्य दर्शन। अगले सवाल पे चलते हैं। 47वां सवाल आज का, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? हमारे ऑप्शन है, तक्षशिला, अतरंजी खेड़ा, कौशाम्बी, या हस्तिनापुर। किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? साक्ष्य माने एविडेंस मिले हैं। 47वां क्वेश्चन है आज का हमारा। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अतरंजी खेड़ा से। आप लोग के लिए एक सवाल और है, आपने ये बताना है भारत के कौन से स्थल में स्थित है ये अतरंजी खेड़ा। अगले सवाल पे चलते हैं, आज के 48वें सवाल पे, निम्न में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? निम्न में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? हमारे ऑप्शन हैं, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, या इनमें से कोई नहीं। किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? आज का हमारा 48वां सवाल है। तुरंत जवाब दे सभी लोग। 48वां सवाल है आज का। तो इसका राइट आंसर है सामवेद, ऑप्शन नंबर बी। अगला लेक्चर भी हम एक, वैसे मैं सोच रहा था जिला दर्शन का एक लेक्चर लेके आएंगे, लेकिन अगला लेक्चर भी हमारा प्राचीन भारत से रिलेटेड होगा, जिसमें हम महाजनपद काल से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल देखने वाले हैं। और उसके बाद जो हमारा अगला वीडियो आएगा, उसमें हम कुमाऊं का अगला जिला देखेंगे। तो अगले वीडियो के लिए भी तैयार रहें सभी लोग। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा 49वां क्वेश्चन। निम्न में से कौन प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है? हमारे ऑप्शन हैं, भागवत, भगवत गीता, ब्रह्मसूत्र, या उपनिषद। निम्न में से कौन प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है? प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है। 49वां क्वेश्चन है आज का। तो इसका राइट आंसर है भागवत। अगले सवाल पे चलते हैं, आज के हमारे 50वें क्वेश्चन पे। काफी महत्वपूर्ण सवाल है ये भी। कर्म का सिद्धांत संबंधित है। हमारे ऑप्शन है, न्याय से, मीमांसा से, वेदांत से, या वैशेषिक दर्शन से। कर्म का सिद्धांत संबंधित है, ये किससे रिलेटेड है, हमने बताना है। काफी महत्वपूर्ण सवाल है भी।
तुरंत जवाब दे सभी लोग। आज का 50वां सवाल चल रहा है हमारा। कर्म का सिद्धांत, तो इसका राइट आंसर है मीमांसा से। अगले सवाल पे चलते हैं। ये वही सवाल, एक सवाल हम इससे पहले देख चुके हैं। यहाँ पर हमारे वेद दे रखे हैं, वो किनसे रिलेटेड हैं, यहाँ इनसे मिलान करना है। जैसे अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। तो सामवेद के बारे में हम पहले ही देख चुके हैं। ये किससे रिलेटेड है? संगीत से रिलेटेड था, भारतीय संगीत का जनक। तो डी का ऑप्शन 4, डी के ऑप्शन 4 वाले ए और बी ही हैं, यानी सी और डी हमारा समाप्त होने वाला है। तो ऋग्वेद अगर आपको याद होगा, तो ऋग्वेद में हमने क्या देखा था? ईश्वर की प्रार्थनाएं थी, नहीं थी? आपको याद है तो अगर, तो ईश्वर की प्रार्थना। तो बी वाले में 1 वाला ऑप्शन कौन सा है? ये ए वाले में, यानी ये वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। 51वें क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी अथर्ववेद रिलेटेड है किससे? औषधियों से। ऋग्वेद रिलेटेड है ईश्वर की महिमा से। यजुर्वेद यज्ञों से रिलेटेड है, आपने पहले पढ़ चुके हैं हम। और सामवेद रिलेटेड है हमारा संगीत से। सामवेद रिलेटेड है हमारा संगीत से। 52वें सवाल की तरफ चलते हैं आज का। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? अर्थशास्त्र, राजनीति, चिकित्सा या धर्म? चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? आज का 52वां सवाल है हमारा, महत्वपूर्ण सवाल है ये। चरक संहिता, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चिकित्सा। 53वें सवाल पे चलते हैं आज के। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है ऋग्वेद से, सामवेद से, ब्राह्मण ग्रंथों से या यजुर्वेद से? यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है, यानी किस ग्रंथ से पता चलता है हमें, ये हमने आंसर देना है। आज का 53वां सवाल, कुछ देर पहले इसका आंसर हम देख चुके हैं, तो इसका राइट आंसर है यजुर्वेद से, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगले सवाल पे चलते हैं। वैदिक युगीन सभा गांव के व्यावसायिक लोगों की संस्था थी, या अगला ऑप्शन है राज दरबार था, अगला ऑप्शन था मंत्री परिषद थी, या अगला ऑप्शन है राज्य के समस्त लोगों की एक राष्ट्रीय सभा थी? यानी वैदिक युग में सभा क्या होता था, हमने बताना है। आज का 54वां सवाल, और काफी महत्वपूर्ण सवाल भी है। तो सभा क्या होती थी? सभा एक मंत्री परिषद होती थी। अगले सवाल पे चलते हैं, आज के 55वें सवाल पे। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव जो सिस्टम था वो क्या था, हमें बताना है। निरंकुश, प्रजातंत्र, गणतंत्र या वंशानुगत राजतंत्र? 55वां सवाल है, हमें बताना है वैदिक युग की शासन प्रणाली क्या थी। आज का 55वां सवाल है, तो उसका राइट आंसर है गणतंत्र। गणतंत्र माने रिपब्लिक, जैसे भारत भी एक रिपब्लिक है। अगले सवाल पे चलते हैं, आज के 56वें सवाल पे। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? हमारे ऑप्शन है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो तुरंत जवाब दें सभी लोग। आज का 56वां सवाल है, तो इसका राइट आंसर है हमारा ऋग्वेद। ऋग्वेद किन से रिलेटेड है? ऋग्वेद ईश्वर की प्रार्थना से रिलेटेड एक ग्रंथ है। अगले सवाल पे चलते हैं। निम्न में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? हमारे ऑप्शन है सांख्य, वैशेषिक, मीमांसा या योग। निम्न में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? हमारे 4 ऑप्शन हैं, और तुरंत जवाब दें सभी लोग। भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा, 57वां क्वेश्चन, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, सांख्य दर्शन। अगले सवाल पे चलते हैं, आज के 58वें क्वेश्चन पे। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय को स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति कब हुई है? वैदिक युग में, गुप्त युग में, कुषाण युग में या मौर्य युग में? यानी इनका स्पष्ट अभिव्यक्ति किस युग में हुई है, हमने बताना है। ये काफी महत्वपूर्ण सवाल भी है। 58वां सवाल है आज का हमारा, तो सभी लोग तुरंत जवाब दें।
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वैदिक युग में। वैदिक युग में। अगले सवाल पे चलते हैं, आज के हमारे 59वें सवाल पे। निम्न में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? मृद भांड यानी मिट्टी के बर्तन, आभूषण, बड़ईगिरी या लुहारगिरी। निम्न में से वह कौन सी दस्तकारी या कौन सी कलाकारी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? तो सभी लोग तुरंत जवाब देंगे। आज का हमारा 59वां सवाल है, वह कौन सी दस्तकारी है जो आर्यों द्वारा प्रयोग में या व्यवहार में नहीं लाई गई थी? तो 59वें क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, लुहारगिरी। सीपीओ की परीक्षा में पूछा गया सवाल है। और अब देखते हैं आज का हमारा अंतिम सवाल। तो सेशन उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो अंतिम सवाल का जवाब भी तुरंत दे सभी लोग। तो यहाँ पर हमारे दो ग्रुप दे रखे हैं, सूची 1 और सूची 2, और एक किनसे रिलेटेड है हमने बताना है। यानी यहाँ पर वेद दिए हैं और उनके उपवेद दिए हैं हमें। जैसे आयुर्वेद दिया है, किसका उपवेद है? धनुर्वेद किसका उपवेद है? गंधर्व वेद किसका उपवेद है? शिल्प वेद ये किसका उपवेद है, हमने बताना है। आज का 60वां क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी ऋग्वेद का जो उपवेद है उसका नाम है आयुर्वेद। यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद, याद रखें इंपॉर्टेंट है। सामवेद का उपवेद है हमारा गंधर्व वेद, और अथर्ववेद का हमारा जो उपवेद है वो है शिल्पवेद। शिल्पवेद। विश्वकर्मा इसके रचयिता माने जाते हैं, और गंधर्व वेद ये इसके माने जाते हैं हमारे नारद मुनि। और आप लोग अगर जानते हैं तो आयुर्वेद और धनुर्वेद के जो रचयिता हैं वो कौन है, ज़रूर बताएं सभी लोग। इसी के साथ हमारा प्रैक्टिस सेट समाप्त होता है। इस सारे प्रैक्टिस सेट हम आपको ल्यूसेंट की जो MCQ वाली बुक आती है उससे ला रहे हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है। प्रश्नों के माध्यम से यहाँ पर हम सारे सब्जेक्ट आसानी से समझ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।